गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मैं हूँ ईशा। दोस्तों, हम चैप्टर के उस मोड़ पर हैं जहाँ से अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं वो ड्राफ्ट हुआ तो हुआ कैसे। क्लियर? इस चीज़ को कैसे समझेंगे? इस चीज़ को हम समझेंगे कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स द्वारा। और इसी के चलते हमारी आज की हेडिंग या कह सकते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन। इसको मैं समझाऊंगी आपको, इसके प्रोविजंस क्या थे वो भी मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको साइड में रख देते हैं अभी और पहले कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है? हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? आपने, मैंने, या वहाँ उस टाइम पे जितने भी लोग थे उन्होंने बनाया। तो कैसे बनाया? उस टाइम पे क्या हमने यूनिवर्सल डल फ्रेंचाइज डाल दिया था? क्या सबने वोट दिया इन लोगों के लिए? तो फिर आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये कैसे इलेक्ट हुए, ये कैसे चूज़ हुए, जिन्होंने फाइनली जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको आज हम इतना रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं? आखिर वो बना तो बना कैसे? राइट? इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस फैक्ट को समझना होगा कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इट इज़ बेसिकली अ प्लान और अ प्रपोजल और अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोविजंस दैट केम फ्रॉम ब्रिटेन। ये आया था हमारी कंट्री में। कुछ लोग, ऐसा तो है नहीं कि कैबिनेट मिशन कोई आदमी जो ब्रिटेन से चल के आ गया, नहीं। ब्रिटेन में उस टाइम पे इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होना था। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी थी। तो उसके लिए डिस्कशन क्या होना था? डिस्कशन होना था कि कैसे जो पावर है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक? और ये सारी चीज़ें जब ब्रिटेन में ये डिस्कशंस हुआ तो उनके फाइनल तरीके की कैसे फाइनली वो वेज, वो प्रोविजंस जिनके द्वारा फाइनली जो पावर है वो ट्रांसफ़र की जाती और ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनती और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती, उसके प्रोविजंस को ले करके कुछ लोग इंडिया आए और उसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक? और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चूज़ हुए, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रोविजंस, प्रपोजल्स, जो कि कह सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 के द्वारा आए। ठीक? और ये प्रोविजंस लाए हमारे लिए ब्रिटिशर्स थ्रू कैबिनेट मिशन, और इसीलिए आज की हेडिंग है कैबिनेट मिशन। आया समझ? रिकॉल करते हैं, दोबारा से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स, क्योंकि दे हैड डिसाइडेड दैट नाउ पावर हैड टू बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस, ब्रिटेन में इस पर चर्चा हो रही थी कि कैसे पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, गवर्नमेंट कौन सी होगी, क्या अथॉरिटीज़ देनी है, क्या पावर्स ट्रांसफ़र होनी है, वो सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस होनी थी। वो हुई फाइनली कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे पास, या कैबिनेट प्रपोजल जिसे कह सकते हैं, वो ब्रिटेन से कुछ लोगों के द्वारा हमारे पास आया। उनके प्रोविजंस के द्वारा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ये मेजर्स मिले कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे ड्राफ्ट करना है, और वो कैसे होगा ये आपके सेकंड पॉइंट में इंक्लूडेड है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, थोड़ा सा पीछे जा कर के समझेंगे, रिकॉल करना। अपनी हिस्ट्री में आप पहले की पढ़ते आ रहे हैं कि किस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी कंट्री को, उनकी एम्पायर को इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर करने के लिए एम्पायर को पूरा डिवाइड किया गया। क्लियर? अब क्या थे वो डिविजन्स थे प्रिंसली स्टेट्स और साथ ही साथ थे प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स और
प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस जो थे वो थे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंट्रोल, लेकिन उनका इमीडिएट रूलर कौन था? लोगों का वहाँ के राजा। ठीक है, ये थे आपके प्रिंसली स्टेट्स और कुछ थे आपके प्रोविंसेस। अब कौन कौन से मेजर प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क मेंशन करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रोविंसेस और इन प्रिंसली स्टेट्स से मिलकर के पूरा इंडिया बना। हाँ जी, तो हमने अभी तक समझा कि कैसे हमारी ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे डिवाइडेड थी। प्रोविंसेस थे और साथ ही साथ में प्रिंसली स्टेट्स थी। आप मुझे प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी और क्या नाम थे उनके बारे में होमवर्क में बताएंगे। फ़िलहाल हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे डिवीज़न हुआ। ठीक है, डिवीज़न किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो चूज़ हुए, तो हुए कहाँ से? वही मैंने आपको बताया था कि पूरी इंडिया थी, राइट। और पूरी इंडिया, उसमें प्रोविंसेस भी इंक्लूडेड हैं और उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो राइट। और यही सारा इंडिया है जिसमें आपके प्रोविंसेस भी इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ में प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूडेड हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो बनने किससे हैं? वो मेंबर्स आने हैं इन्हीं पूरे इंटायर इंडिया से, राइट। अब वो कैसे होंगे? क्योंकि कुछ पोर्शन तो ब्रिटिशर्स के अंदर है और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के अंदर है, तो वही डिसीजन लेकर आया हमारे लिए कैबिनेट मिशन, हेंस द टॉपिक। ठीक, अब देखो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला प्रोविजन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंसेस थे, राइट। मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिशर्स के जिस डायरेक्ट अंडर जो भी एरियाज थे इंडिया के वो थे प्रोविंसेस। अब उन प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हमारे जितने भी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स थे वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हुए। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हर एक प्रोविंस जो कि अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल थे, मैं प्रिंसली स्टेट्स नहीं कह रही हूँ, वही फिर से क्लियर कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस एज ऑफ नाउ। सो द प्रोविंसेस, जिन भी लोग उन प्रोविंसेस में रहते थे, दे वर गिवन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट a right to vote. It was a proposal that came up from the British cabinet and hence the cabinet mission plan. ठीक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हर एक प्रोविंस में रहने वाले लोगों को राइट टू वोट था। वोट मिला, वोट का अधिकार मिला, वोट किया, इलेक्शंस हुए, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया। जैसे हम अपने एमएलएस चूज़ करते हैं वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, पीएलए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, हर एक प्रोविंस से। क्लियर? और हर एक प्रोविंस से जितने भी ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ होना था। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे में हम भूल जाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स का क्या? प्रिंसली स्टेट्स से भी ये डिसाइड हो गया था, और वहीं प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर्स चूज़ होने थे वो थे 93। ठीक, तो वो तो प्रिंसली स्टेट्स से जितने भी मेंबर्स थे वो तो गवर्नमेंट ने या राजा महाराजाओं ने अपने चूज़ कर लिए। क्लियर? वही लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनेंगे। हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चूज़ हुए, राइट। 93 आने थे प्रिंसली स्टेट से, और वहीं दूसरी तरफ 272 आने थे प्रोविंसेस से। ठीक, तो 272 तो हमने देख लिया कैसे आए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक, ये तो हो गया। और यही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने आकर के आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया। पर वो कैसे हुआ? ठीक है, वो हुआ इस तरीके से कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जितने भी प्रोविंसेस थे, हर एक
प्रोविंस के जो भी लोग हैं, बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक। अगर सपोजिंगली एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं, अगर एक स्टेट के, एक प्रोविंस के पॉपुलेशन थी टोटल 5 lakhs, एज एन एग्जांपल आई एम सेइंग, तो 1:10 lakhs के हिसाब से 1:10 लाख के हिसाब से आपका जो पॉपुलेशन के बेसिस पर नंबर ऑफ पीपल वर टू बी चोजन फॉर द पार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके मेंबर्स का होना ज़रूरी था, ठीक। 1:10 लाख। अब जैसे मैंने आपको कहा 5 लाख है तो 5 लोग हो गए, 4 लाख है तो 4 लोग हो गए। तो हर एक मेंबर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनेगा वो इस बेसिस पे चूज़ होगा उस स्टेट, उस प्रोविंस की पॉपुलेशन कितनी है, क्लियर। इस बेसिस पे आपके प्रोविंसेस से जितने भी मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे वो चूज़ होने थे, ठीक। अब साथ ही साथ में ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं, ऐसे तो है नहीं कि 5 लोग 1:2, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ जी हर एक प्रोविंस से लोग कितने आएंगे। बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि हर एक प्रोविंस से लोग कितने आएंगे उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्लियर। लेकिन वो कैसे चूज़ होंगे, अगर सपोजिंगली मेरी प्रोविंस से 5 लोग जाने हैं तो मैं उनको चूज़ कैसे करूँगी, दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रोपोर्शन। जैसे मेरी स्टेट से 5 लाख लोग आने हैं, 5 लोग आने हैं, सपोज 5 लोग, तो मैं उनको मेरी प्रोविंस से कितने जाने हैं, 5 लोग, राइट। तो मैं उन मेरा प्रोपोर्शन कितना है, मेरी प्रोविंस का पूरी कंट्री में हम देख रहे हैं तो मेरे प्रोविंस का कितना कंट्रीब्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो 5 है ना। तो मैं उन 5 लोगों के रिप्रेजेंटेशन को दूंगी, आगे प्रेजेंट करूंगी और फिर उनका नाम किस तरीके से होगा, दे विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पूरा आपको मैं समरी इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। कैबिनेट मिशन वॉज अ प्रपोजल, ठीक, दैट केम फ्रॉम ब्रिटेन with the provisions how to transfer the powers from the Britain hand to the Indian people. इंडिया के लोगों तक पावर कैसे ट्रांसफ़र की जाए एंड फाइनली कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे चूज़ होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हमारे प्रोविंसेस को वोटिंग राइट्स मिले, प्रोविंसेस के मेंबर्स को। दे चोज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया एंड दे वर चोजन बाय वोट सिस्टम, राइट। अब 292 मैंने आपको कहा था कि आने से प्रोविंसेस से, और साथ ही साथ में प्रिंसली स्टेट्स को तो हम भूल नहीं सकते, ये प्रिंसली स्टेट्स से आने थे 93। तो अब आप मुझे टोटल करके कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे कितना हुआ और टोटल कितने लोग थे कंट्री में, ठीक। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कितने थे। अब यहाँ पे जब मैं उस टाइम बोल रही हूँ तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उस टाइम मतलब तब जब इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान वर वन कंट्री ओनली, ठीक है, तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे चल के हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब पार्टीशन हुआ तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या सिचुएशन था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब बन रही है जब पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक, ओके। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हमने चूज़ कर लिए, है ना। अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे दे हैड टू चूज़ दी रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, उन्हीं कोई मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करना था। अब वो कैसे चूज़ करेंगे, फॉर दैट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वॉज डन। दैट मीन्स
हर एक प्रोविंस की पॉपुलेशन के हिसाब से, ये भी एक प्रोविज़न था, हर एक प्रोविंस की पॉपुलेशन के हिसाब से 1:10 लाख के हिसाब से, ठीक, हर एक प्रोविंस से लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि मेरा प्रोपोर्शन ये है, उस हिसाब से मेरे लिए अगर प्रोपोर्शन मेरी 5 है, 5 लोग मेरे सामने है कि हाँ ये 5 लोग मेरे प्रोविंस से जाने लायक हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दे शुड बी अ मेंबर, तो मैं उनको प्रोपोर्शन दूंगी। प्रोपोर्शन मीन्स 1 2 3 4, ठीक है, नंबर वाइज सीरियल वाइज करूँगी। अब होता है ना आपकी प्रेफरेंसेस भी होती हैं, कुछ जो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, कुछ कम डिज़र्व करते हैं, राइट, तो उन लोगों को फिर हम ऐसे करेंगे, तो वो होगा आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड फाइनली उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के चलते सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू दे वर टू बी इलेक्टेड एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि तब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। ठीक, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।